नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज से ठीक एक महीना है आपके पीटी एग्ज़ाम को लेकर। आज 13 नवंबर है और 13 दिसंबर को आपका 70 बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम है। इससे पहले की वीडियो श्रृंखला मैंने हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री अलग अलग, उसके पश्चात साइंस, इन सभी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हैं वो करवा दिए हैं कि लास्ट टाइम में आप किन टॉपिकों का रिवीजन करेंगे। आज हम लोग पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। ज़्यादा समय आपका बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करूँगा मैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभी पढ़ने पर ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर फोकस करना चाहिए। स्ट्रैटेजी और ये सब वीडियोज़ पर अधिक समय ज़ाया मत कीजिएगा। 30 दिन का लास्ट में स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, एक ही स्ट्रैटेजी होना चाहिए गुरु, इसको लेकर कुछ अलग से देखने पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी आपको ज़रूरत हो तो आप मुझे बताना, मैं बता दूंगा। एक ही चीज़ की स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती है कि जितना भी पढ़ा है, जितना भी आज तक टेस्ट लगाया है, जितना भी आज तक एमसीक्यू किया है, उन सभी को रिवाइज़ कर लें अंतिम समय में। रिवाइज़ का तात्पर्य होता है कि मैंने आपको समझाया था कि आप क्या करके चलें, तो आप शॉर्ट नोट्स बनाते चलें। किसका? तो एमसीक्यू का। एमसीक्यू जो भी सॉल्व करें उसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट को अलग से नोट डाउन करते चलें। आप उसको अंत में रिवीजन कीजिएगा। तो अंत का समय अभी ही आया है। करंट अफेयर का रिवीजन कीजिए, सब्जेक्ट वाइज जो एमसीक्यू लगाया है उसका रिवीजन कीजिए, और जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा दिक्कत आ रही है, जिस चैप्टर में, उस चैप्टर को आप पढ़ लीजिएगा। लास्ट के 30 दिनों में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम, जो शुरुआत के 15 दिन हैं उसमें जितने एमसीक्यू आप लगा सकते हैं, जितने प्रकार के लगा सकते हो वो लगा लीजिए। 8 घंटा 10 घंटा बैठकर बस आपको एक ही काम करना है। फिर अंतिम के 15 दिनों में कि केवल उनका रिवीजन करना है। अभी भी आप रिवीजन ही कीजिएगा। आज किन किन चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे, तो उस पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे और सवाल को देखेंगे किस प्रकार से, कहाँ से पढ़ा जाए पॉलिटी को और कहाँ से एमसीक्यू प्रैक्टिस किया जाए। पॉलिटी के लिए मैंने हमेशा ही बोला है कि ये बोनस सब्जेक्ट होता है। बोनस सब्जेक्ट क्यों बोलता हूँ मैं इसको? क्योंकि इसमें ना आसान होता है स्कोर करना। पीटी एग्जामिनेशन में आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, ये जो सेक्शन होता है आपका, बिहार स्पेशल इंक्लूड करके चलें, इस सेक्शन के बदौलत आप पीटी पास कर पाएंगे। साइंस बैकग्राउंड होगा तो भी, साइंस बैकग्राउंड नहीं होगा तो भी। साइंस और इकोनॉमिक्स के भी सवाल आप सॉल्व करेंगे एग्जामिनेशन में, लेकिन उस पर 100% भरोसा करके आप पहले से नहीं जा सकते हैं। देखिए, आज हम पहले सब सवालों को देखते हैं, लेकिन एक अनाउंसमेंट भी है उससे पहले। अगर कोई आप में से 71 बीपीएससी की तैयारी अभी कर रहा है, मतलब 70 नहीं दे रहा है, अगर आप 70 दे रहे हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप 71 दे रहे हैं, उसका देने की सोच रहे हैं, तो आप आंसर राइटिंग से जुड़ सकते हैं। 22 नवंबर से शुरू हो रहा है। जीएस का होगा, जीएस का होगा, GS1 और GS2 इसमें कंप्लीट करेंगे, टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज, ईच एंड एवरी टॉपिक। ओके, तो आप जुड़ सकते हैं। प्राइस पहले से कम ही हो गया है, तो आप जुड़ेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए, आंसर राइटिंग सीख जाएंगे आप। ओके, चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। सवाल देखिए ज़रा पॉलिटी के। हर साल एग्जाम में 15 सवाल के आसपास पॉलिटी से पूछे जाते हैं। कभी ज़्यादा हो जाता है तो कभी कम हो जाता है। इस पेज पर देखिए आपको मैक्सिमम हिस्ट्री का दिख रहा होगा, लेकिन आपको कुछ सवाल पॉलिटी के दिखेंगे। जैसे ये सवाल जो है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निषेध सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल था, हद से ज़्यादा आसान सवाल है। इस तरह के सवाल अगर आप गलत करके आए हैं एग्ज़ाम में तो ये अपराध होता है। ये बहुत आसान सवाल था। उसके पश्चात सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना? ये भी बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल था। इसी कारण से मैंने क्या बोला कि पॉलिटी का सेक्शन बोनस सेक्शन जैसा होता है, जिसमें कम मेहनत में आप ज़्यादा मार्क्स उठा सकते हैं। हर एग्ज़ाम में, यूपीएससी में भी यही होता है। देखिए अगला सवाल क्या था। अगला सवाल बड़ा ही शानदार बनाया था बीपीएससी ने। कॉलेजियम प्रणाली पर आधारित ये सवाल करंट अफेयर से पूछा गया था गुरु। कहाँ से पूछा गया है? तो करंट अफेयर से पूछा गया था, और ये काफ़ी अच्छा सवाल था, कठिन सवाल था, कठिनतम सवाल में से आएगा। देखिए एक सवाल अभी तक आया है स्टेटमेंट वाला। अगला सवाल जो है 42वें संविधान संशोधन के संदर्भ में पूछा गया है। ये भी स्टेटमेंट वाला सवाल है, और ये आसान सवाल में आएगा क्योंकि आप आसानी से इसमें एलिमिनेट कर सकते हैं। इसमें संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, इस प्रकार सब ये स्टेटमेंट दिया हुआ था। तो 102 नंबर जो था ये भी क्या था? तो ये गलत आपको पूछा गया है, और स्टेटमेंट आधारित सवाल था। इसमें 4 स्टेटमेंट थे। हमेशा ही आप क्या करेंगे तो एलिमिनेशन लगाएंगे जब भी 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट या 4 स्टेटमेंट, 2 से ज़्यादा जब भी स्टेटमेंट हो तो आप एलिमिनेशन लगाइएगा।
अगला सवाल देखिए क्या है, ये भी पॉलिटी से जुड़ा हुआ है, ये पॉलिटी से जुड़ा हुआ और ये कठिन सवाल था। अभी तक 2 सवाल हमें कठिन देखने को मिले हैं, एक ये कॉलेजियम प्रणाली वाला और उसके पश्चात से एक ये किसी समुदाय को एसटी के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशेषताएं क्या हैं। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वहाँ से आप पढ़ सकते थे इसको। समुदाय नामक चैप्टर ही होता है एनसीईआरटी में, वहाँ पर इसका अध्ययन करते हैं हम लोग। अगला सवाल है मौलिक अधिकार के विचार किस देश से लिए गए हैं। तो एक में पूछा डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, अगला में पूछा गया मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है। उसके पश्चात से अस्पृश्यता से जुड़ा हुआ आर्टिकल पूछा गया है। न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसके पास में होता है, ये पूछा गया है। और पूछा है कि 5वीं अनुसूची किससे जुड़ा हुआ है, ये पूछा है। कितना आसान आसान सवाल है, ये सब सवाल तो आप रट के ही जाते हैं। पॉलिटी में पिछली बार जिनके गलत हुए वो बाद में बड़े अफसोस कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने गलत इसलिए कर दिए केवल क्योंकि वो वहाँ पर सही से समझ नहीं पाए सवाल को। बाकी सवाल तो उनको आता था पॉलिटी का। कई सारे बच्चों ने मुझे एग्ज़ाम के बाद पिछली बार फ़ोन किया था कि मैं पॉलिटी के सवाल आते हुए भी गलत करके आया हूँ या आई हूँ। तो कृपया इस बार इस तरह का ना करें, धैर्य रखिएगा। एग्ज़ाम में 1 ही महीना बचा हुआ है, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अब थोड़ा सा ज़्यादा प्रिपेयर कीजिए अपने आप को। पढ़ तो लिया ही है आपने, थोड़ा सा धैर्य लाइए अपने अंदर और डरना नहीं है, हाइपर नहीं होना। इन एक्टिविटीज़ को भी थोड़ा सा इंक्लूड कीजिएगा अपने पढ़ाई के दौरान। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस किस मुकदमों में सर्वप्रथम भारतीय संविधान मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था। केशवानंद भारती वाला भी पूछा है। अगला सवाल है यहाँ पर देखिए, ये एनसीईआरटी से पूछा गया है, 11th की एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। स्वतंत्र भारत की राजनीति ये करके एनसीईआरटी है पॉलिटी की, शानदार एनसीईआरटी है। स्वतंत्र भारत की राजनीति शानदार एनसीईआरटी है। उसको अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर स्वतंत्र दल का स्थापना, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना, स्वतंत्र भारत की राजनीति नाम से जो एनसीईआरटी है, अद्भुत है। उसके सवाल ये पूछे गए थे, लेकिन ये बहुत ही आसान सवाल था। अगर आप इसमें एक भी मैच कर ले जाते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मानवेंद्र नाथ रॉय 1925 ताशकंद, तो भी आपका आंसर निकल कर आ जाता है। बी का 3 एक में ही दिया हुआ है। इस प्रकार से आप एलिमिनेशन से इसको हल कर सकते थे। अगला सवाल है किन किन अनुच्छेदों के अंतर्गत सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दी जाती है। मातृभाषा में बोलने की इजाज़त, क्या ये सवाल कठिन है? हाँ, बिल्कुल कठिन है ये सवाल। आर्टिकल हमेशा इस प्रकार के जो पूछे जाते हैं वो कठिन हो जाते हैं, लेकिन इसमें आंसर आप गेस कर सकते थे कि यार 120 के आसपास में क्या होगा, 122 के आसपास में क्या होगा। मैंने आपको हमेशा ही बताया है कि कभी भी आप क्या करते हैं तो आर्टिकल रटते नहीं हैं, बल्कि आप अप्रॉक्सीमेटली याद रखते हैं कि इसके इर्द गिर्द ये आर्टिकल हो सकता है। ये सवाल कठिन में आ सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि आर्टिकल याद करना बड़ा ही कठिन हो जाता है। ये तो करंट अफेयर के सवाल थे, ये भी करंट अफेयर का था, ये भी करंट अफेयर का था। एक सवाल है यहाँ पर जो पूछा उन्होंने इमरजेंसी से, वित्तीय आपातकाल से पूछा है। 360 के अंतर्गत जो फाइनेंशियल इमरजेंसी दी गई है उससे सवाल इन्होंने पूछा हुआ, और शानदार सवाल पूछा था। 4 स्टेटमेंट दिए हुए थे। बच्चे पढ़कर ही पहले ही डर जाते कि 4 स्टेटमेंट है, कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन ऑप्शन नहीं देखते हैं किस प्रकार से दिया हुआ है। आप एलिमिनेट कीजिए, पहला को एलिमिनेट कर लेंगे तो भी आंसर आ रहा है, दूसरा को भी अगर आप सही कर लेंगे तो भी आ रहा है। इस प्रकार से ऑप्शन दिया हुआ है। तो जब भी आप इस प्रकार के सवाल देखते हैं कृपया उनको पढ़िए, पढ़ करके एलिमिनेट कीजिए। एलिमिनेट करने के बाद आप आसानी से निकाल सकते हैं। इस सवाल में अगर आप दूसरा और चौथा कथन पढ़ेंगे तो आपको खुद ही लग जाएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। दूसरा इन्होंने लिखा है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है। और चौथा इन्होंने लिखा है कि राज्य विधानसभा द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखी जाएगी। एग्जाम प्रेशर का खेल है गुरु। दूसरा और चौथा स्टेटमेंट एक दूसरे को ही काट रहे हैं, तो इन दोनों से जो भी करेक्ट होगा एक ही करेक्ट होगा, और आपसे सही पूछा गया है। और अगर मैं दूसरे को हटाता हूँ तो भी अब मुझे आंसर में कुछ चीज़ें दिख रही है। इस प्रकार से आप सॉल्व कीजिएगा, पढ़िएगा ध्यान से एग्ज़ाम में। मैं इसका उत्तर नहीं बताऊँगा, मैं क्यों बताऊँ भाई, ढूंढो खुद से, मुझे पता है इसका उत्तर, मैं नहीं बताऊँगा, आप ढूंढिए इसको खुद से। मैं ये कह रहा हूँ आपको कि एग्ज़ाम में सवाल कठिन नहीं होते हैं, कई बार वो दिखते कठिन हैं। तो ये सवाल जो थे पॉलिटी के सारे सवाल थे इतने ही।
कितने सवाल थे? तो करीब में 15 सवाल हैं, 15 से कम ही सवाल थे जो पीटी एग्जामिनेशन 69 बीपीएससी में पूछा गया था। ट्रेंड क्या अलग था? ट्रेंड में अलग मैं आपको समझा देता हूँ। ये ट्रेंड अलग है, जहाँ पर आपको दिख रहा है कि स्टेटमेंट वाले जो सवाल हैं ये बिल्कुल ही ट्रेंड को अलग बना रहा है। इस प्रकार के सवाल पहले नहीं पूछे जाते थे। तो इसके लिए प्रैक्टिस कहाँ से करें? स्टेटमेंट वाले और वन लाइनर दोनों को हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि दोनों प्रकार के सवाल जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। स्टेटमेंट वाले सवाल जो हैं इनका प्रैक्टिस हम करेंगे कहाँ? यूपीएससी पीवाईक्यू से इसका प्रैक्टिस करेंगे। इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि मैक्सिमम सवाल वहीं से बना है। 360 आर्टिकल हो या फिर जितने भी आपको दिखे उसमें मैक्सिमम सवाल यूपीएससी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इस बार भी जो पूछा जाएगा उसमें से मैक्सिमम सवाल यूपीएससी पीवाईक्यू के द्वारा आप कवर कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट वाले सवाल जो आपको सबसे ज़्यादा कठिन लगते हैं एग्जामिनेशन में पॉलिटी के, वो आप यूपीएससी पीवाईक्यू से ही कवर करें। इसके अलावा कोई सोर्स मत रखिएगा, एकमात्र सोर्स रख सकते हैं, एकमात्र सोर्स रख सकते हैं। दूसरा बचा वन लाइनर। वन लाइनर के लिए भी एक ही सोर्स रखना है पॉलिटी को लेकर। वो सोर्स कौन सा होना चाहिए? घटना चक्र को अगर आपने सॉल्व कर लिया पॉलिटी का, मैं गारंटी ले सकता हूँ नॉट अ सिंगल क्वेश्चन आपका गलत होगा, ना तो छूटेगा। बशर्ते कि आप घटना चक्र के पॉलिटी के सवालों को, जबकि रिपीट होते हैं, देखने में बस मोटा है पॉलिटी के घटना चक्र, बाकी इतने सवाल रिपीट होते, एक ही सवाल 10-10 बार दिए हुए हैं। आपको बस करना क्या है? उनके एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेना है और उसको प्रैक्टिस कर लेना है। अब आते हैं कि इम्पॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन सा है। तो एम लक्ष्मीकांत की बुक एक तो आपको प्रेफर करना होता है, एम लक्ष्मीकांत। अब फिर से आएंगे बच्चे की ये तो बहुत ही मोटी सी बुक है, कैसे इसको पढ़ें? देखने में मोटी है, बाकी कुछ भी नहीं है इस बुक में, कुछ भी नहीं का मतलब कुछ भी नहीं। इसकी भाषा इतनी अच्छी है, इतनी प्यारी भाषा है इसकी कि आप एक बार पढ़ने बैठेंगे तो फ्लो में पूरा कंप्लीट कर जाएंगे आप। इम्पॉर्टेंट चैप्टर वाइज मैं आपको दिखाता हूँ, एक एक करके हम लोग देखते चलेंगे और उसको अंत में कंक्लूड कर लेंगे। ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए वीडियो। सबसे पहला चैप्टर जो इम्पॉर्टेंट होता है वो है संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण, देखिए संविधान का जो बैकग्राउंड है 1773 एक्ट वगैरह, वो तो आप हिस्ट्री में पढ़ते ही हैं, तो मैं आपको उसको नहीं बोलूँगा कि आप बहुत ज़्यादा पढ़िए। उसमें से उतने सारे एक्ट में से एक सवाल हो सकता है पूछ ले, तो आप पीवाईक्यू से कवर कर सकते हैं, उसके लिए कोई अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। संविधान का निर्माण जो है, यहाँ से पीटी फैक्ट कई सारे पूछे जाते हैं। और आज़ाद भारत की राजनीति, आज़ाद भारत की राजनीति जो है इसको बच्चे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इससे सवाल कई सारे पूछे जाते हैं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आपको क्या करना है? एनसीईआरटी पढ़ना है क्या? अभी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस कीजिए, वहाँ से इसको आप कंक्लूड कर सकते हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट में आता है मूल अधिकार। मूल अधिकार नामक जो चैप्टर है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट में आता है। चौथा चैप्टर है आपका डीपीएसपी, जिसको आपको सबसे लास्ट टाइम में पढ़ना है। पांचवा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका वो है आपातकाल। आपातकाल, आपातकाल इमरजेंसी, इमरजेंसी जो है जिसमें आर्टिकल 352, 356 और 360, राज्य आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल, स्टेट इमरजेंसी, जिसमें राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। आपातकाल को क्या पढ़ना है? सबसे पहला चीज़ तो क्या आर्टिकल है? 352 है, 356 है और 360 है। पहले तो आर्टिकल पढ़ लिया। अब आर्टिकल पढ़ने के बाद देखा कि 352 जब लागू होता है तो क्या क्या हो जाता है देश में, बस, और 352 हटाया कैसे जाता है, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। 356 जब लागू होता है तो राज्य के पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं और कौन कौन सी शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास में अपने आप आ जाती है, तो ये बस देख लिया। 360 के तहत देखा कि भाई इसमें राष्ट्रपति जी के पास में कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं और आज तक लागू नहीं किया गया। बस ये 3 स्टेटमेंट, 3 चीज़ों को आपको पढ़ना है आपातकाल में, पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। छठा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है संसद। संसद टॉपिक, संसद टॉपिक को कभी मत छोड़िएगा। पॉलिटी का सबसे बड़ा टॉपिक एम लक्ष्मीकांत में यही है। 22वें चैप्टर में दिया हुआ है, 22वें चैप्टर में दिया हुआ है एम लक्ष्मीकांत में, जहाँ से आपको इसको रिवाइज करना होता। अभी भी देखा आपको 2 आर्टिकल मैंने दिखाया, 2 सवाल जो दिखाए वो कहाँ से पूछे गए? तो संसद चैप्टर से पूछा गया है। संसद चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो आपका विधानमंडल का चैप्टर अपने आप ही तैयार हो जाता है। कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। 1 या 2 एक्सेप्शन होंगे, बाकी सेम टू सेम कॉपी और पेस्ट है।
क्या अलग है, तो बस आर्टिकल अलग है। तो जब संसद पढ़ें तो उसी के लगे हाथ आपका विधानमंडल भी तैयार हो गया है। आपको करना क्या है, केवल एक ही चीज़ करना है कि विधानमंडल के आर्टिकल देख लीजिएगा कहाँ से कहाँ तक में दिए हुए हैं। 7 नंबर जो टॉपिक है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या अधिकार हैं, मूल अधिकार का क्षेत्र क्या है, बाकी कौन कौन से अधिकार दिए हुए हैं, ये आपको पढ़ना पड़ता है। क्योंकि करंट अफेयर में कोई सबसे ज़्यादा टॉपिक चर्चा में रहता है तो वो है सुप्रीम कोर्ट और संसद, ये सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है और इसलिए यहाँ से जम के सवाल बनाए जाते। कोई एक ऐसा ईयर नहीं है अगर ढंग से देखेंगे यूपीएससी में भी और बीपीएससी में जहाँ पर इससे सवाल नहीं पूछे गए हों। तो सुप्रीम कोर्ट आपका अगला चैप्टर हो गया जिसको आपको पढ़ना है। अगला जो 8वां चैप्टर है, सुप्रीम कोर्ट आप जब भी पढ़ेंगे तो आपका हाई कोर्ट अपने आप ही तैयार हो जाएगा। एक बस आर्टिकल 226 को लेकर उसकी शक्तियाँ अलग है और राज्य स्तर पर ये काम करता है। बाकी सारी की सारी शक्तियाँ जो है कॉपी पेस्ट हैं, कॉपी पेस्ट की हुई हैं, कुछ भी खास अंतर नहीं दिखता है आपको। पढ़ने के स्तर पर आपको कुछ भी खास अंतर नहीं दिखेगा। तो सुप्रीम कोर्ट जब पढ़ेंगे तो आपका कौन सा तैयार हो जाएगा, आपका अपने आप हाई कोर्ट तैयार हो जाएगा। संसद पढ़ेंगे तो विधानमंडल तैयार हो जाएगा। उसके बाद अगला आता है संसद के अलावा कुछ पद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो गवर्नर आपका अपने आप ही तैयार हो जाएगा, कुछ भी अलग नहीं है। गवर्नर की कुछ विवेकाधीन शक्तियां बस अलग होती हैं कि राष्ट्रपति के पास में कौन सा एक्ट को भेजना है और कौन सा एक्ट को नहीं भेजना है। उसके अलावा क्या शक्तियां अलग होती हैं, तो भाई गवर्नर जो है वो राज्य में आपातकाल को लेकर रिकमेंडेशन भेज सकता है राष्ट्रपति को। बस 2 ही चीज़ अलग होते हैं, दोनों मैंने आपको बता दिए हैं, तो ये आपको ज़रूर पढ़ना है। तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो गवर्नर आपका और मुख्यमंत्री तैयार हो जाएगा। प्रधानमंत्री पढ़ेंगे तो मुख्यमंत्री आपका तैयार हो जाएगा। ये कुछ पद थे जो आपको पढ़ने थे और आपने पढ़ लिए। ये 8वां टॉपिक था। 9वां टॉपिक है जिसमें संवैधानिक बॉडी दिए हुए हैं। संविधान में कुछ प्रमुख बॉडी की जिक्र की गई है, कुछ प्रमुख बॉडीज़ बनाए गए हैं, जैसे ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, UPSC, SC ST आयोग, ये सब हैं। क्या इन सब को पढ़ने में बहुत समय लगेगा? 1 घंटा, 1 घंटा में इन सभी को पढ़ लेना है। कैसे? जैसे एक और बॉडी है इंपॉर्टेंट, कैग। कैसे पढ़ना है 1 घंटा में इन सभी को? सबसे पहला पढ़ना है क्या, नियुक्ति कौन, तो ये सभी में कॉमन है, राष्ट्रपति जी नियुक्ति करते हैं। दूसरा पढ़ना है इनके कार्य क्या हैं, कार्य आपको पढ़ना है अच्छे से इन सभी में, और बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। रिटायरमेंट का एज और कितने वर्ष काम करते हैं, सब में कॉमन है, ये सब में कॉमन है। हटाया किस प्रकार जाता है, ये भी सब में कॉमन है। सब में कॉमन है नहीं, वही कॉमन जो नहीं है वो BPSC ने 66 में पूछा था। UPSC के जो अधिकारी होते हैं, चेयरमैन वगैरह होते हैं, उनको हटाने की विधि अलग है, बाकी सबकी विधि एक ही जैसी है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया। तो ये जितने टॉपिक हैं संवैधानिक बॉडी, ये आपको एक पढ़ के सारे तैयार हो जाएंगे, बस इनके कार्य अलग अलग हैं। जैसे ECI का कार्य अलग होगा, इलेक्शन कमीशन का कार्य, तो उसके बाद से कैग का कार्य अलग होगा। आप केवल कार्य को पढ़िए और क्या पढ़ना है, नियुक्ति कैसे होती, बस ये पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। सबको हटाने वगैरह की प्रक्रिया भी एक ही है, एक बॉडी को छोड़कर, UPSC को छोड़कर। तो केवल कार्य पढ़ना है इनके और कुछ भी नहीं पढ़ना है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, SC ST OBC आयोग, क्या इनको सबको पढ़ना है? बिल्कुल नहीं। एक को पढ़ा सारे तैयार हो गए, बस आर्टिकल अलग है, बाकी कुछ भी इनमें वो नहीं है कि भाई ज़्यादा शक्तियाँ दी गई हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस आर्टिकल अलग है, बाकी कार्य वगैरह और इनकी शक्तियाँ सब कुछ सेम होता है। तो जो संवैधानिक आयोग हैं और गैर संवैधानिक आयोग हैं, उनको आपको किस प्रकार से पढ़ना है, तो 1 घंटे में पढ़ना है। पहले खोला ECI का टॉपिक, देखा कि उनकी नियुक्ति किस प्रकार से होती है और वो कार्य क्या क्या वो करते हैं, बस हो गया वो टॉपिक ख़त्म। हटाया किस प्रकार जाता, तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया। अगले टॉपिक पर चले गए, कौन सा, UPSC के कार्य क्या हैं और किस प्रकार से नियुक्ति होती है, हटाया किस लिए जाता है, किस प्रकार से, ये इसमें अलग है। सुप्रीम कोर्ट रिकमेंड करता है राष्ट्रपति जी को और उसके आधार पर हटाया जाता है। इसमें महाभियोग जैसी प्रक्रिया नहीं है UPSC में, तो इसको आप अलग से पढ़ सकते हैं। बाकी सभी बॉडीज़ एक ही जैसे हैं। और आपका अंतिम टॉपिक जो होगा 10वां टॉपिक, वो है आपका पंचायती राज।
पंचायती राज। पंचायती राज स्टेट पीसीएस का सबसे ज़्यादा फेवरेट टॉपिक रहा है। 69 में नहीं पूछा गया है, इस कारण से ऐसा नहीं है कि इम्पॉर्टेंट नहीं है। उससे पहले जितने भी आज तक बीपीएससी में एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी में पंचायती राज से एक सवाल ज़रूर पूछा गया है। तो पंचायती राज को बिल्कुल भी छोड़कर मत जाएं। स्टेट वाले को ये आदत होती है, पंचायती राज के जो अलग अलग आर्टिकल हैं ना उससे सवाल पूछते हैं। ये अलग अलग जो आर्टिकल हैं उससे सवाल पूछते हैं, ये आर्टिकल खूब पूछते हैं। तो पंचायतों का अधिकार के बारे में 67th में एक शानदार सवाल पूछा था उन्होंने, जिसमें उन्होंने पूछा था कि बिहार के ग्रामीण पंचायतों को कितने चीज़ों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। बहुत ही कठिन सवाल था वो, उन्होंने संख्या वगैरह पूछ लिया था। तो पंचायत को आप अच्छे से पढ़ें, ये 10 टॉपिक है। मुझे भी पता है कि आप सोच रहे होंगे कि मैंने राज्यों की स्थापना वाला टॉपिक क्यों नहीं बोला, जबकि सिक्किम का नाम है उसमें। मैंने मूल कर्तव्य की चर्चा क्यों नहीं की। मूल कर्तव्य में कितने फैक्ट हैं। स्वर्ण सिंह समिति कौन से संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया इसको, और क्या फैक्ट है भाई। अंतिम बार इसमें संशोधन कब हुआ था, और कितने मूल कर्तव्य हैं। ये मूल कर्तव्य टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, इसमें बचा ही नहीं कुछ। मूल कर्तव्य कितने हैं वर्तमान में, ये आपको देखना है। कौन कौन से हैं ये भी देखना है आपको। उसके बाद क्या देखना होता है कि भाई अंतिम बार इसमें संशोधन कब हुआ था। तो शिक्षा का अधिकार को लेकर जो सर्व शिक्षा अभियान के पश्चात इसमें संशोधन किया गया था, 86वां संशोधन है शायद। तो 86वां संशोधन जो हुआ था बस वो है। ये फोर्सिबल नहीं होता, मतलब कि ये कानून के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता है आप लोगों पर, हमारे ऊपर मूल अधिकार नहीं होता। लेकिन स्वर्ण सिंह समिति ने बोला था कि इसको फोर्सफुली लागू करना चाहिए, लोगों पर ज़बरदस्ती लागू करना चाहिए कानून के द्वारा। बस हो गया, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। मूल कर्तव्य, इसमें और कुछ है ही नहीं। तो जितने टॉपिक बाकी हैं फैक्ट वाले, जिनको आपको पढ़ना नहीं अभी बैठ के, अंतिम समय आपको पढ़ना है वही सब टॉपिक जो ऊपर मैंने बताया है, यही टॉपिक आपको अंतिम समय में पढ़ना हो अगर तो पढ़िएगा। रिवीजन भी इसी का सब ज़्यादा कीजिएगा। बाकी जो टॉपिक हैं उनका केवल घटना चक्र से आप एमसीक्यू लगा लीजिए, आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। ये 10 टॉपिक अच्छे से पढ़ना है। बाकी उसके अलावा जितने भी टॉपिक हैं उनके केवल आप एमसीक्यू लगा कर जाइए, एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। पॉलिटी में एक चीज़ अभी भी बाकी है जो आपने ध्यान नहीं दिया, बिहार स्पेशल पॉलिटी। बिहार स्पेशल पॉलिटी क्या करें, कुछ भी मत कीजिए, इसे जीके टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। दृष्टि बिहार में या फिर केबीसी नैनो क्राउन, जहाँ से भी आपने पढ़ा है ना, पढ़ा है पढ़ लिया, हो गया। जितना पढ़ना था पढ़ लिया, है ना। बिल्कुल भी नहीं, आज तक कभी जीवन में नहीं बिहार स्पेशल देखा है तो आप एक बार ज़रूर पॉलिटी देख लीजिएगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्हीं 3 से सवाल भी बिहार स्पेशल पूछे जाते हैं मैक्सिमम। बाकी बिहार स्पेशल के जो पीवाईक्यू मैंने करवाए हैं ना, और आपके पास भी हो घटना चक्र का, केवल उसको आप प्रैक्टिस करके चले जाइए। बिहार स्पेशल का उससे सवाल बाहर नहीं आता है। जीके टाइप के सवाल पूछे जाते हैं कि पहले राज्यपाल कौन थे, पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे, पहले अलग अलग मुख्यमंत्री कब बने हैं, कब राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। तो ये जीके टाइप का हो गया बिहार जीके। बिहार विधानमंडल की स्थापना कब हुई, कौन कब मुख्यमंत्री बने, तो ये सब फैक्ट पूछे जाते हैं। अंग्रेजी काल में कौन बने, स्वतंत्र भारत में कौन बने, ये सब पीटी फैक्ट पूछे जाते हैं। तो इसको आप पीवाईक्यू से ही कवर करें और कुछ भी मत करिए। पॉलिटी के जितने मैंने टॉपिक बताए हैं, जो सोर्स बताया है, सोर्स एक ही बताया है, घटना चक्र के एमसीक्यू और स्टेटमेंट वाले सवाल जो कठिन लगते हैं उसके लिए यूपीएससी पीवाईक्यू मैं हल करवा चुका हूँ। घटना चक्र के भी एमसीक्यू अपने चैनल पर अपलोड है, बीपीएससी पीवाईक्यू भी अपने चैनल पर अपलोड है। तो अगर आप उसको सॉल्व करना चाहें तो ज़रूर ही कीजिएगा। बाकी इसके अलावा कुछ भी सवाल नहीं पूछा जाता है। ये मैंने आपको पॉलिटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा दिया है, इन्हीं सब टॉपिक को रिवीजन कीजिएगा अंत में। सबसे पहला टॉपिक कौन था आपका, तो सबसे पहला है आपका मूल अधिकार। उसके बाद है पहला टॉपिक था संविधान का निर्माण, फिर है आज़ाद भारत की राजनीति, जिसको आपको पीवाईक्यू से कवर करना है। तीसरा है मूल अधिकार, चौथा डीपीएसपी, पांचवा आपातकाल है। उसके पश्चात से कौन सा टॉपिक है, छठा संसद टॉपिक है, सातवां सुप्रीम कोर्ट है, आठवां टॉपिक है आपका राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, जिससे आपका राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी अपने आप ही तैयार हो जाएगा। जो राज्यपाल की शक्ति अलग होती है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। उसके पश्चात से 9वां टॉपिक था संविधान में कुछ आयोग जो दिए हुए, वो जो 1 घंटा का टॉपिक है, जिसमें कार्य आपको पढ़ना है और हटाने की प्रक्रिया और नियुक्ति बस पढ़नी है। ये 3 चीज़ ही बस पढ़नी है। उसके बाद से 10वां टॉपिक था कौन सा, तो पंचायती राज्य, इसको पढ़ना है। बाकी जो टॉपिक हैं उनको केवल पीवाईक्यू से पढ़िए। अंतिम समय में इन्हीं टॉपिक को रिवीजन करना है आपको, इसके अलावा कुछ भी रिवीजन नहीं करना है। पढ़ते रहिएगा बंधुओं, स्ट्रैटेजी से ज़्यादा पढ़ने पर फोकस कीजिए।
स्ट्रैटेजी तो आपने जब बनाना था बना लिया। कई सारे अभी वीडियो डालेंगे कि 1 मंथ में ऐसे कर लो पीटी पास हो जाएगा, ऐसे कर लो पीटी, कुछ नहीं होने जाना। साल भर मेहनत किया है तो पीटी होगा आपका, साल भर मेहनत नहीं किया है तो नहीं होगा आपका। सच ऐसा ही होता है, सामने ही होता है, बस हम अपनी आंख बंद कर लेते इसलिए दिखता नहीं है। इसीलिए इन सब चीज़ों से बच के, वीडियो की आंधी से बच के पढ़ाई वाले वीडियोज़ पर फोकस कीजिएगा, जिससे आप कुछ सीख सकें। MCQ वाले, करंट अफेयर वाले, जो भी आप सही लगे आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच आप सभी का।